अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जहाँ जहाँ हमें देखा जा रहा है सबको हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। सॉरी, हमारा काफ़ी लंबा ब्रेक आ गया था मॉनसून सीजन के बाद। हम कुछ अपनी एक्टिविटीज़ रीअलाइन कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे हम आपके लिए नया प्रोग्राम लेकर आए, नया कंटेंट लेकर आए और वो कंटेंट लेकर आए जो वाकई अब एनजीओज में और सोशल सेक्टर में आफ्टर दी पेंडेमिक वेव जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे साथ दोबारा से मौजूद हैं प्रेम। तो प्रेम, ज़रा सा आप तारुफ करा दें जैसे आप करवाते हैं लेट्स इंस्पायर का, कि व्हाट दिस प्रोग्राम इज ऑल अबाउट एंड योर फेवरेट टैगलाइन। प्रेम, कैन यू हियर मी? प्रेम, आपको आवाज आ रही है मेरी? प्रेम मेरे ख्याल है डिस्कनेक्ट हो गए हैं। व्यूअर्स, आज हम बात कर रहे हैं एनजीओ मैनेजमेंट के ऊपर और जो हमने आज प्लान किया है अपनी टॉक को रिगार्डिंग द इफेक्टिव एनजीओ मैनेजमेंट है। एंड दिस इज अ चैलेंज विच एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन गोइंग थ्रू इट, स्पेशली जब वो इदारा बना रहे होते हैं, एनजीओ बना रहे होते हैं, सोशल सेक्टर या जिसको हम एनपीओ कहते हैं वो बना रहे होते हैं। तो उनको अंदाज़ा नहीं होता वो रिसोर्सेज क्या यूज़ होंगे, वो किस तरह से प्रोसेसेस चलेंगे एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जो है उसकी स्केलेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी कैसे होगी। और उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोग्राम्स किस तरह से डेवलप करना है, डोनर्स को किस तरह से अट्रैक्ट करना है और इस तरह की बहुत सारी बातें जो हम करेंगे। तो प्रेम मेरे ख्याल से दोबारा से आ गए हैं। सो वेलकम बैक प्रेम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा माइक अगर चेक कर लें तो दैट विल बी ग्रेट। और अस्सलाम ख़ास करके वालेकुम। जो है आप तारुफ़ कराएँ जैसे आप हमेशा लेट्स इंस्पायर को करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदील, अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। वेलकम टू आवर सीरीज़ लेट्स इंस्पायर। और सीरीज़ के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एस्पायर टू इंस्पायर बिफोर यू एक्सपायर। तो यकीनन हम सब एक दूसरे से इंस्पिरेशन सीख लेते रहते हैं, एक दूसरे को इंस्पायर करते रहते हैं। हमारे जो भी एक्शंस हैं वो एक दूसरे को किसी ना किसी तरह से मुतासिर करते रहते हैं। सो आप लोग हमारे लिए इंस्पिरेशन हो और हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन लेके आएँ। बिल्कुल सही बात बोली। हम जैसे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कोशिश कहते हैं और ये साथ मिलकर जो है वो एक लर्निंग टाइम होता है, स्पेशली हमारे सोशल सेक्टर के फ्रेंड्स के लिए, हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए। प्रेम, आज जो हमने बात की टॉपिक की और जिस तरह से हमने प्रोग्राम आज का डिज़ाइन किया है, हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोग जो है वो सोशली काम करना चाहते हैं पाकिस्तान में, बिकॉज आपको भी पता है कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फिलेंथ्रोपिक नेशन इन द वर्ल्ड और बहुत ज़्यादा जो है वो फंडिंग भी आ रही है, चाहे हम यूएनडीपी की बात करें, चाहे यूएसएड की बात करें, यूकेट की बात करें। और स्पेशली जब हम स्टार्टअप्स की बात करें तो बहुत सारे फंड्स इस तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं। जैसे इस वक्त जो है वो स्मिया का ग्रांड एक्टिव है, करानदास की एक्टिव है, इस तरह की बहुत सारी जो हम कंसल्टेशंस भी कर रहे होते हैं एक्टिव है। तो आज हम थोड़ा सा बात करेंगे एनजीओ मैनेजमेंट के हवाले से कि किस तरह से एनजीओ फॉर्म करनी है, क्या प्रोसेसेस होते हैं, उसके रिसोर्सेज क्या यूज़ होते हैं। साथ साथ बहुत ज़रूरी है उन एनजीओज के प्रोग्राम स्ट्रक्चर करके उसकी स्केलेबिलिटी क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे करना चाहिए। तो पहले तो ये बताएं कि किसी को अगर फिलैंथ्रोपी करनी है तो वो शुरुआत कैसे करें एनजीओ की? अदील, आपने इंतहाई जो अहम नुक्ता है हमारे टॉपिक का, उसको आपने टच किया है, इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट। मैं समझता हूँ कि कोई भी हमारा काम हो, चाहे वो एक वन डे की एक्टिविटी हो, चाहे वो एक ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करना हो, तो उसमें जो है वो इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट एक बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। आपने जैसे अभी जितने भी इदारों के नाम लिए, आपने डिफरेंट फिलैंथ्रोपिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिए, आपने जो है वो कारंदाज या समिया फ़ंड के नाम लिए। तो कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो छोटे से छोटा प्रोजेक्ट या बड़े से बड़ा मेगा इनिशिएटिव हो, तो उसमें जो आजकल फिलैंथ्रोपिस्ट है या जो डोनर है या जो फंडिंग एजेंसीज हैं, वो वो जो है इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। और इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा एरियाज़ आ जाते हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो कि मेरे नज़र में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एरिया, वो ये है कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो विज़न है, उसकी जो अलाइनमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजिक और आपकी ऑपरेशनल मैनेजमेंट के अंदर, यानी कि आपने जो विज़न अपना ऑर्गेनाइजेशन का बनाया हुआ है, वो किस तरह आप ट्रांसलेट कर रहे हो, वो किस तरह आप ट्रिकल डाउन कर रहे हो in different management practices, different your strategies, and most importantly
वो जो है ना, वो आपका जो विजन है वो ग्राउंड लेवल पे उसका जो इम्पैक्ट क्रिएट होता है उसमें कितनी अलाइनमेंट है, इसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमी ऑफ प्लान। तो जो टैक्सोनॉमी ऑफ प्लान है वो बेसिकली इस तरह है कि आपका विजन आपके मिशन से किस तरह अलाइंड है, आपका मिशन आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव से किस तरह अलाइंड है, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके प्रोजेक्ट से किस तरह अलाइंड है, और वो प्रोजेक्ट जो है वो आपका इम्पैक्ट किस तरह लेके आ रहे हैं। तो आप खुद सोचें कि मिसाल के तौर पे हम अगर यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं अब्दुल सत्तार ईदी साहब का, तो अब्दुल सत्तार ईदी साहब का एक जो विजन था कि इंसानियत की खिदमत करना, और उसके जो ग्राउंड लेवल पे एक्शन थे वो उसके विजन से बिल्कुल अलाइंड थे। अगर लेट सपोज का उसका जो विजन था वो इंसानियत की खिदमत करना होता और उसके जो ग्राउंड पे एक्शन थे वो उससे अलाइन नहीं करते, तो शायद हम उसको इतना ज़्यादा इफेक्टिव इंस्टीट्यूट नहीं कह सकते। इसी तरह आप अगर बिजनेस साइड पे जाएंगे तो गूगल हो गया, सैमसंग हो गया, या कोई भी इदारा है, तो टैक्सोनॉमी ऑफ प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द इफेक्टिव मैनेजमेंट। लेकिन यहाँ पे बात ये बनती है, आपने बिल्कुल सही बात बोली, टैक्सोनॉमी इज इम्पोर्टेंट। किसी बंदे ने, इंडिविजुअल ने जो है वो टैक्सोनॉमी बना ली, और ये सारे जितने आपने कंपोनेंट्स बताए, स्टार्टिंग फ्रॉम द विजन टू मिशन टू गोल्स टू ऑब्जेक्टिव्स एंड मोर इम्पोर्टेंटली द प्रोग्राम्स एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, वो सब चीज़ें इन प्लेस कर दिया। लेकिन सवाल ये बनता है कि और लोगों का परसेप्शन भी ये है, मे बी आई एम राइट, कि एनजीओ को पॉपुलेट करना और एनजीओ को जो है रजिस्टर कराना जो है वो बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं और पीछे हट जाते हैं और उस काम में नहीं आते आगे। लेकिन मुझे ये बताएं प्रेम, यू हैव बीन वर्किंग विद द सोशल सेक्टर इन लास्ट 1 decade एंड आई हैव बीन वर्किंग इन सिंस अ डेकेड, सो मुझे तो नहीं लगता इतना मुश्किल है, बट आपके अगर स्ट्रक्चर्स या बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द फ्रेमवर्क सही होंगे तो आराम से एनजीओ रजिस्टर भी हो जाएगी। और फिर मोर इम्पोर्टेंटली रजिस्ट्रेशन के होने के साथ साथ बहुत ज़रूरी है आप डिफरेंट अफिलिएशंस लें, लाइक पाकिस्तान सर्टिफिकेट ऑफ फिलैंथ्रोपी है, इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन है, और इस तरह की और बहुत सारे हमारी लीगल फ्रेमवर्क्स में आ जाते हैं वो चीज़ें। तो आपके ख्याल में क्या किसी को अभी भी स्टेप अप करना चाहिए? इट्स द राइट टाइम टू रजिस्टर एज एन एनजीओ? मैं समझता हूँ ये बिल्कुल सही टाइम है एनजीओ को रजिस्टर करने का। और आपने जैसे कहा कि जी बहुत से लोग इदारा रजिस्टर करवाना चाहते हैं लेकिन उनको चैलेंज आ जाते हैं। उसको चैलेंजेस के पेश नज़र जो सबसे पहला नुक्ता है, जब सबसे बिल्कुल इम्पोर्टेंट नुक्ता है, वो है कंप्लायंस। वो कंप्लायंस को कितना इंश्योर करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है माजी में हमारे मुल्क में काफ़ी सारे एनजीओज जो है वो कुछ ऐसी सरगर्मियों में इन्वॉल्व रही हैं, तो उसकी वजह से जो है ना वो जो अच्छा काम करने वाले इदारे हैं वो भी एक डाउटफुल नज़र में आ गए। तो इसलिए जो गवर्नमेंट ने या जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ ने एक प्रोसेस हमें गाइड किया हुआ है, तो उसमें जो सबसे पहला नुक्ता है कि वो कंप्लायंस, हम उस सिस्टम को कितना कंप्लाई कर रहे हैं। बिकॉज अगर हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट को, उसकी लीगल बाइंडिंग्स को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम उसकी लीगल रिक्वायरमेंट को और कंप्लायंस को फुलफिल कर रहे हैं, तो आई थिंक अभी आपने भी ऐसे जैसे पेस कॉलेज आपने इनिशिएट किया है, तो आई थिंक यू वर वेल अवेयर अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, यू वर वेल अबाउट आप कंप्लायंस को आपने बहुत ज़्यादा इंश्योर किया, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपना कॉलेज को रजिस्टर करवाने में कोई दुश्वारी पेश आई है। इसी तरह काफ़ी सारे, इसी तरह पढ़ाओ सबक इदारा है, आई लीड है, या और भी काफ़ी सारे इदारे हैं जो लोग करवाते हैं। तो आई थिंक कंप्लायंस इज द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर यू शुड बिगिन, एंड आई थिंक दिस इज द राइट टाइम। जो लोग सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहते हैं वो डेफिनेटली दे शुड थिंक ऑफ सर्विंग द सोसाइटी एंड ऑल्सो डूइंग देयर ओन बिजनेस इनिशिएटिव। तो उनके लिए दिस इज़ अ वेरी आइडियल टाइम आई वुड से टू गो इनटू दिस सेक्टर। बट इसके साथ साथ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर आपने इदारा बना दिया लेकिन अगर आप उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो दैट इज़ गुड टू नन। तो वो मतलब कि वो जो इदारा ना होने के बराबर है। तो आई थिंक इदारा बनाने के साथ साथ आज का जो हमारा महवर है, महवर गुफ्तगू जिसको मैं कहूँगा, वो महवर गुफ्तगू है इफेक्टिव मैनेजमेंट, कि आप उस इदारे को बनाने के बाद उस इदारे को जो है ना वो मैनेज किस तरह कर रहे हैं, उसमें कंप्लायंस को किस तरह इंश्योर कर रहे हैं, उसमें आपकी टीम मैनेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू आर विथ योर टीम। तो टीम मैनेजमेंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जी अदिल, बिल्कुल सही बात बोली। और यहाँ पे एनजीओ के लिए जो है वो एक मॉडल भी यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं हैरीज आउटपुट मॉडल। और हैरीज आउटपुट मॉडल बड़े अच्छे तरीके से 4 चीजों पर बात करता है। नंबर 1 कहता है
कि आपकी एनजीओ का जो भी पर्पस है या जो विजन है उसकी कोर कैपेबिलिटीज को या कोर एक्टिविटीज को स्ट्रेंथन कीजिए। मसला ये होता है कि हम जब बात कर रहे होते हैं, जब एनजीओ की बात कर रहे होते हैं या सोशल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे होते हैं, तो वो बड़ी जेनेरिक टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहे होते हैं जिसमें वो कहते हैं कि हमें एजुकेशन को प्रमोट करना है, हमें हेल्थ को प्रमोट करना है। बट आई थिंक सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू डिसाइड एंड लुक इनटू इट कि नीश हम आइडेंटिफाई करें। अगर हम नीश आइडेंटिफाई कर लेंगे तो खुद ब खुद चीजें आसान हो जाएंगी। दूसरा वो कहता है हैरीज आउटपुट मॉडल, वो कहता है कि डेवलप द ह्यूमन रिसोर्सेज, आइदर इट्स अ फुल टाइम ह्यूमन रिसोर्स और अ पार्ट टाइम ह्यूमन रिसोर्स, but you need to identify the right people for your project so that your project should be very strong. थर्ड वो बात करता है, जैसे आपने भी बात की शुरू में टेक्सोनॉमी के, योर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स एंड स्ट्रैटेजी शुड बी वेरी क्रिस्प एंड क्लियर कि आपने जो है वो 6 महीने में क्या करना है, साल में क्या करना है, 3 साल और 5 साल में क्या करना है। हमने ये देखा तो है कि एनजीओ बड़े शौक से स्टार्ट होती हैं, बड़े एंथुजियाज्म के साथ स्टार्ट होती है, बट कहीं ना कहीं वो हाफ वे अपना एसेंस भूल जाती हैं या छोड़ देती हैं सिर्फ इस पॉइंट इन टाइम पे कि उनके पास फंडिंग नहीं होती है और उनके पास इतने इनफ लिक्विडिटी नहीं होती है ताकि वो प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर सके। और लास्ट जो बात की है हैरीज ने, वो ये बात की है कि डेवलप दी वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस फ्रेमवर्क, ताकि आपकी इवैल्यूएशन सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो ये 4 चीज़ों पे बात की है, जहाँ पे आपकी वैल्यूज़ हैं, कोर कॉम्पिटेंसीज हैं, जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की बात की है, जहाँ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स की बात की है, और चौथी उसने बात की है इवैल्यूएशन सिस्टम, सो दैट कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसके चेक एंड बैलेंसेस रहें। लेकिन मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये प्रेम कि ये सारी चीज़ें करने के लिए तो फंड्स चाहिए, और फंड्स करने के लिए आपको सिस्टम चाहिए। तो ये तो एक तरह से वही झगड़ा चल रहा होता है कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया। तो भाई हम क्या करें अगर हमें काम करना है सोशल कॉज के लिए? तो इसमें अदील का आपने बिल्कुल जो ये फ्रेमवर्क है इसको बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। आई थिंक इसमें बहुत से ऐसे तरीके हैं जिसमें आपको बहुत से लोग वॉलंटियर करते हैं डिफरेंट तरीके से। मैं यहाँ पे एक हमारे जो ऑडियंस हमें पहले से सुनते आ रहे हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो ऑडियंस जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम हमारी लेट्स इंस्पायर सीरीज़ में शामिल हुए उनको ये मैं बताता चलूँ कि मैं और अदील वॉलंटियरली बेसिस पे एनजीओज़ की जो है ना वो वॉलंटियरली असेसमेंट एक्सरसाइज करते हैं। हम बेसिकली एनजीओज़ के साथ मिलके एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करते हैं और असेसमेंट के बाद उनको हम एक रोड मैप बना के देते हैं कि जी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथनिंग के लिए आपको इन एरियाज़ पे काम करने की ज़रूरत है। एंड यू आर विटनेस अदील के वी डोंट चार्ज इवन अ पेनी। हम अपना टाइम, अपना इंटरनेट, अपना लैपटॉप की बिजली तक हम जो है ना वो अपनी इस्तेमाल करते हैं, और हम उन ऑर्गेनाइजेशन को अपना 10-15 साल का एक्सपीरियंस और जो हमारी नॉलेज है वो हम उनको शेयर करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। तो इसी तरह और काफ़ी इदारे ऐसे हैं जो डिफरेंट तरीके से वॉलंटियर करते हैं। तो मेरे ख्याल से एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको अपना विजन क्लियर है, जिसको अपना इम्पैक्ट क्लियर है, जिसको अपने गोल्स क्लियर हैं, मेरे ख्याल से वो इस तरह के छोटे छोटे से इनिशिएटिव विदाउट एनी रिसोर्स भी कैप्चर कर सकती है। तो आई थिंक जैसे आपने बात की कि अगर उसको विजन क्लियर होगा तो इवन वो ना सिर्फ अपना जो फुल टाइम ह्यूमन रिसोर्स है, बल्कि वो अपना जो वॉलंटियर्स हैं कम्युनिटी में उनको भी बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकती है। बात आ जाती है इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, और बात आ जाती है रिसोर्स मैनेजमेंट की। तो मेरे ख्याल से जो हमारी इंस्टीट्यूशनल असेसमेंट एक्सरसाइज है वो स्टिल दैट इज़ अवेलेबल एंड ओपन फॉर ऑल द पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द पाकिस्तान जो भी एनजीओ सेक्टर में हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन की इंस्टीट्यूशनल डिटेल असेसमेंट करवाना चाहते हैं। आवर डोर्स आर ओपन फॉर देम। हमारी जो ईमेल एड्रेसेस हैं वो इस टिकर पे चल रही हैं इस वक्त। तो दिस इज़ द कम्प्लीटली वॉलंटियर सर्विस। इसी तरह जैसे मैंने कहा कि काफ़ी सारे इदारे हैं जो शेयरिंग बेसिस पे काम करते हैं, जॉइंट वेंचर्स करते हैं। तो जॉइंट वेंचर्स में भी फिर ये होता है कि आपके अगर विजन क्लियर है और आपकी मैनेजमेंट बेटर है तो आप जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उस ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के ह्यूमन रिसोर्स को यूज़ करते हुए और प्रोजेक्ट्स जो है ना वो विन कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इट्स ऑल अबाउट हाउ वी ऑप्टिमम यूटिलाइज आवर अवेलेबल रिसोर्सेज एंड द अपॉर्चुनिटीज़। मेरे पास एक और खुशखबरी भी है, वो मैं थोड़ा सा प्रोग्राम को आगे चलने दूंगा, उसके बाद शेयर करूंगा, क्योंकि लेट्स कीप सम इंटरेस्ट एंड सम सस्पेंस एज वेल।
तो ओह माय गॉड, आपने तो ये सस्पेंस फिल्म बना दिया ये वाला एपिसोड तो सॉर्ट ऑफ। और यहाँ पे मैं कुछ मैसेजेस लेता चलूं। फराज कह रहे हैं हेलो फराज, हाय, आई होप यू हैव बीन बेनिफिटिंग फ्रॉम आवर प्रोग्राम्स। फसाद कहते हैं, फसाद जलाल भी हाय कहते हैं, हेलो, आई होप यू विल बी हैविंग अ गुड वीकेंड। मैं चाहूँगा कि जो मेरे सोशल सेक्टर के फ्रेंड्स या एनजीओज के या फिर एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर उनके कोई सवालात हैं तो प्लीज़ वो हमें सवालात भेजते रहें। इवन अगर हमारी रिकॉर्डिंग आप बाद में देखें तो आप बिल्कुल हमें क्वेश्चंस भेजें ताकि हम आपको उसके जवाब दे सकें। प्रेम ने बिल्कुल सही बात बोली, हम कर ये रहे हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशनल असेसमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। अगर आपका कोई स्टार्टअप है आप हमें भेज सकते हैं उसको भी, आपकी कोई एनजीओ सोशल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी भी असेसमेंट हम फ्री कर सकते हैं। एंड इन रिटर्न वी विल बी गिविंग देम अ फ्री रिपोर्ट कार्ड, और वो रिपोर्ट कार्ड आपको स्कोर बताएगा कि वेयर योर ऑर्गेनाइजेशन इज स्टैंडिंग ऑन दोस पैरामीटर्स, जिसके बेसिस पे आपकी असेसमेंट हुई है। और साथ साथ ये भी हमें बताते चलें कि अगर एनजीओ आप मैनेज कर रहे हैं तो आपको क्या चैलेंजेस दरकार हैं या क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं, ताकि हम कोशिश करके उसके भी जवाब दे सकें। प्रेम, यहाँ पे मुझे एक बात बताइए, जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं वो हमेशा चाहता है एक्सपीरियंस, और जो न्यू एनजीओज या न्यू स्टार्टअप्स हैं उनके पास होता नहीं है एक्सपीरियंस, वहां जाके वो स्टक हो जाते हैं। तो मेरी तो हमेशा सजेशन ये होती है कि आप दूसरों की बस में लटक के जो है वो अपना काम करवा लें, दूसरों के साथ कोलैबोरेशन करें। आपकी क्या सजेशन है कि आपको अपनी एनजीओ भी मैनेज करनी है, एनजीओ को भी स्टैब्लिश करना है, साथ में प्रोजेक्ट्स भी लेने हैं ताकि सस्टेनेबिलिटी हो सके, बट स्टिल डिस्पाइट ऑफ ऑल द एफर्ट इट्स स्टिल अ चैलेंज, व्हाट टू डू नाउ? यहाँ पे अदिल मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मैं 2014-15 में यूनाइटेड स्टेट्स में था और मैं वहाँ पे एक एटलस कोर फेलोशिप पे गया हुआ था। तो एटलस कोर फेलोशिप का बेसिकली ये मॉडल था कि वो डेवलपिंग कंट्रीज से जो है वो मिड लेवल के प्रोफेशनल्स को इनवाइट करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, उनको 1 साल का वहाँ पे यूएस में रहने का और सर्व करने का मौका देते हैं। ऑन द अदर साइड वहाँ पे जो यूएस में एनजीओज हैं, जो यूएस का डेवलपमेंट सेक्टर है, वहाँ उनको इनवाइट करते हैं कि भाई हम आपको जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक स्किल ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन द वेरी लो स्टाइपेंड, ठीक है। और इफ़ यू वांट टू गेट द बेनिफिट ऑफ दैट स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज, यू कैन होस्ट देम एज अ फेलो। अब ये बेसिकली मॉडल इस तरह का था कि जिसमें जो यहाँ से लेट्स सपोज पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, अफगानिस्तान से जो डेवलपमेंट सेक्टर का फेलो यहाँ से जा रहा है, उसके लिए अट्रैक्शन ये थी कि वो 1 साल यूएस में रहेगा, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करेगा। लेकिन ऑन द अदर साइड जो वहाँ की डेवलपमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए एडवांटेज ये था कि जो अगर यूएस में वो हमारे लेवल का स्किल ह्यूमन रिसोर्स हायर करते तो मोस्ट प्रॉब्ली शायद उनको $10-12 हज़ार पर मंथ पे करना पड़ता, लेकिन जो वो हमें स्टाइपेंड पे कर रहे थे दैट वाज नॉट मोर देन $2500। तो लाइक फॉर देम इट वाज अ 1/4 ऑफ द कॉस्ट एंड दे गॉट द सेम लेवल ऑफ स्किल्स। तो मैं यहाँ कहता हूँ कि देयर कैन बी द डिफरेंट लो कॉस्ट और नो कॉस्ट मॉडल्स, जो आप और हम जो स्टार्टअप्स हैं, जो नए डेवलपमेंट सेक्टर के एक्टर्स हैं, उनको ये जो गुर हैं ये सिखा सकते हैं। एक और चीज़ मैं बताऊं कि जो बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स आते हैं उसमें ख़ास तौर पे जो प्राइम ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो सब पार्टनर्स हैं, जो जिसको आप कहते हैं कि एक प्राइम होता है और उसके 2 या 3 जो है वो सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। तो अमूमन ये होता है कि प्राइम कॉन्ट्रैक्टर के लिए ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है और सब कॉन्ट्रैक्टर के लिए जो है वो थोड़ा या बगैर एक्सपीरियंस के या कम एक्सपीरियंस के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी एंगेज करते हैं। तो आई थिंक दिस इज अनदर अप्रोच वेयर यू डोंट ऑलवेज गो फॉर द लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोजेक्ट, बट यू कैन बिकम द sub organization. You can take a very small component of a project, you can complete that component very beautifully, and then the next time you can go for the prime project. So there can be the difference. अगर कोई चाहे कि आपसे कंसल्टेशन लेना चाहे ये सारी ट्रिक्स और टिप्स की, so can he or she contact you? Definitely, Adil, I always encourage and welcome the established as well as the emerging organizations and their human resource. अगर वो बिजनेस कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं तो आई लीड का जो कोर फोर्टे है वो बिजनेस कंसल्टेशन भी है, और उसके साथ साथ जो पढ़ाओ सबक के प्लेटफॉर्म से हम सोशल सर्विसेज, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन को कंसल्टेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें ये तमाम जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जिसमें देखें अभी जो दुनिया है ना अदील, वो इट्स नॉट कम्प्लीटली रिलाइंग ऑन द इनोवेशन, इट्स नॉट कम्प्लीटली रिलाइंग ऑन द एक्सपीरियंस,
it's a combination of innovation and experience. So we are actually, fortunately, we are at the stage where we have the combination of the innovation and experience. So I would definitely urge the people to get the advantage of this time कि हमने 10-12 साल 15 साल डेवलपमेंट सेक्टर की खाक भी छानी है, और हम गाए बगाए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में स्टडी भी कर रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी में टीच भी कर रहे होते हैं, कंसल्टेशंस भी कर रहे होते हैं, लोगों से मिल रहे होते हैं, तो हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस का भी जो है ना वो एक आइडिया हो जाता है. तो आई वुड से कि दिस इज़ रियली ए गुड वे टू मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे अदील जो हमारा आज का टॉपिक है इफेक्टिव मैनेजमेंट का, उसका एक में दूसरा पहलू है, उसको भी मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ. जो हमने जहाँ कंप्लायंस की बात की, जहाँ हमने इफेक्टिव जो है ह्यूमन रिसोर्स की बात की, वहाँ पे जो है ना वो हमारा स्कोप है, उसकी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि हमारा स्कोप क्या है. समटाइम ये कि इदारा शुरू होता है माइक्रो क्रेडिट से एंड दे आर एंडेड अप डूइंग समथिंग व्हिच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम देयर स्कोप. एंड समटाइम इदारा शुरू होता है कि हमें एजुकेशन की कैंपेन करनी है, बट वो जो है ना वो एट द एंड ऑफ द डे वो गाँव में जो है ना वो हैंड पंप्स लगा रहे होते हैं. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट as long as you actually integrate your scope. So scope management, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे आपको इंटीग्रेशन ऑफ द एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, इंटीग्रेशन ऑफ द रिसोर्सेज करनी पड़ती है, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट करनी पड़ती है. सो जहाँ पे लेट्स सपोज सॉफ्ट कंपोनेंट एंड हार्ड कंपोनेंट की जब बात आती है, तो आई थिंक स्कोप मैनेजमेंट इज़ अनदर एरिया ऑफ द इफेक्टिव मैनेजमेंट. मैंने पिछले दिनों देखा था कि एक फेसबुक पे एक वायरल चल रहा था कि जी एनजीओ मैनेजमेंट. तो जब मैंने उस पोस्ट के कंटेंट जाके देखे तो उस कंटेंट के अंदर कुछ भी नहीं था. लिटरली देयर वाज द एम्प्टी पोस्ट जस्ट टू मिसगाइड the development sector professional. So I would say कि just when you engage with the expert, you also see that that organization what level of expertise, what level of commitment, and what level of skill they are adding to your plate. If they are not coming and they just are relying on something very shallow, and that is where आप मिसगाइड भी हो जाएंगे और आप अपना टाइम एंड एनर्जी भी ज़ाया करेंगे. तो देयर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो विच एक्सपर्ट यू हैव टू कॉन्टेक्ट. एंड बिल्कुल मोर इम्पोर्टेंटली जैसे आपने टेक्सोनॉमी की बात की, तो यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ बिल्कुल. मैंने कहा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एनजीओ मैनेजमेंट की, और ओवरऑल अगर हम बात करते हैं किसी इदारे की टेक्सोनॉमी की, जो आपने बात की, ये सिर्फ काफ़ी नहीं होता कि आप प्रोजेक्ट की आउटकम्स और एक्टिविटीज़ पे सिर्फ फोकस करें और अल्टीमेटली रिजल्ट्स लेकर आएँ, बट बहुत ज़रूरी है कि आप किसी की ज़िंदगी बदलें, इम्प्रूविंग द लाइव्स ऑफ द पीपल for the community to whom you are serving. Number one. Number two is that कि जब आप NGO management की बात करें, you need to have the good governance, and along with that good governance, you need to have the right set of board of directors, people on board. And third, and the most important thing is that there is a fiscal responsibility having to you, and the fiscal responsibility ensures कि वो finances आपने कहाँ से लिए और वो finances या funding कहाँ पे लगाई. तो आपके ख्याल में नॉर्मली होता ये है कि अगर कोई एनजीओ मैनेजमेंट करना चाहता है, कोई लीडर है, प्रॉब्लम ये आती है कि वो पैशनेट तो होता है अपने कॉज के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो लेजिटिमेसी या जो फाइनेंशियल टेक्निकलिटीज होती हैं, गवर्नेंस होती हैं, वो मिस आउट हो जाती है किसी ना किसी तरह से. तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ गाइड करेंगे? आदिल, आपने ट्रांसपेरेंट रिसोर्स मैनेजमेंट की बात की, तो मेरे नज़र में जो है वो ट्रांसपेरेंट रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ लाइक अ प्रोसेस जहाँ पे आप एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट पे मूव हो रहे हैं. ये इसी तरह बिल्कुल है जैसे सीढ़ी के एक स्टेप से आप दूसरे स्टेप पे जा रहे हो. तो वेन एवर यू आर एक्चुअली लूजिंग द ट्रांसपेरेंसी, इट मीन्स दैट आप बीच के जो स्टेप्स है उसको मिस कर रहे हो. अगर आप एक स्टेप है और उसके बाद आपको फोर्थ स्टेप पे जाना है और बीच के 2 स्टेप मिसिंग हैं, तो इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट. इसी तरह अगर आपने एक प्रोजेक्ट में कोई ट्रांसपेरेंसी का मुजाहरा नहीं किया है एनजीओ ने, तो आई थिंक देन इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द डोनर टू ट्रस्ट यू एज अ रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन, एज अ इफेक्टिव मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन. तो इस वजह से ट्रांसपेरेंसी उस वक्त ही रह सकती है जब आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसका आपके ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल चीज़ों के साथ किसी भी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो. आप जो है ना वो जिसको कहते हैं ना कि डंके की चोट पे ये कह सकें कि भाई हमारे फाइनेंसेस ओपन है, जब भी किसी को भी एवेल्यूएट करने हैं तो आप कर सकते हो.
तो कहने का मकसद ये है कि ट्रांसपेरेंट इज समथिंग वेयर इट गिव्स यू मोर कॉन्फिडेंस टू रीच आउट टू द पोटेंशियल डोनर्स। और आप उसको बता सकते हो कि जी अच्छा, अगर आप हमें $1 देते हो तो लेट्स सपोज उसमें से 90 सेंट्स या 91 सेंट्स जो है वो हम प्रोग्राम पे लगाते हैं, और बाकी जो 8 to 9 सेंट्स है वो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजमेंट कॉस्ट है। यहाँ पे जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली कुछ जगहों पे मैंने देखा है कि ये इक्वेशन जो है ना वो 90 या 10 की नहीं है, ये इक्वेशन 50-50 की है। तो वहाँ पे फिर ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। और सेकंड चीज़ जो बात की है कि एनजीओज़ को प्रॉब्लम आती है रिसोर्स मैनेजमेंट के वक्त। उसकी वजह ये है कि वो प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करते वक्त या तो अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है उसको बहुत हाई लेके जाते हैं, या वो बिल्कुल भी नहीं रखते। वो कहते हैं जी अच्छा, आप हमें जो है ना वो मिसाल के तौर पे आप हमें सीमेंट और बजरी दे दें, बाकी सारा काम हम खुद कर लेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली या तो वो मैनेजमेंट कॉस्ट बहुत हाई कर लेते हैं, या वो बिल्कुल भी मैनेजमेंट कॉस्ट नहीं रखते। और उसका जो है वो नुकसान यह होता है कि जो आपका डोनर है वो अगर बहुत ज़्यादा हाई मैनेजमेंट कॉस्ट होती है तो ही स्टार्ट डाउटिंग इट, एंड अगर आपकी बिल्कुल मैनेजमेंट कॉस्ट नहीं होती तो अगेन ही डाउट्स कि जी आप अगर आपने मैनेजमेंट कॉस्ट नहीं रखी तो हाउ यू आर गोना मैनेज द थिंग्स। तो ऑफ कोर्स आप डंडी मारेंगे, कहीं ना कहीं आप क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, आप जो है ना वो अकाउंट्स को मिस हैंडल करेंगे या कुछ ना कुछ करेंगे। तो आई थिंक वी हैव टू बी वन हैज़ टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट व्हेन इट कम्स टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बिल्कुल आपने सही बात बोली। वी नीड टू बी ट्रांसपेरेंट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और बल्कि इसके साथ साथ बहुत जरूरी है किसी भी एनजीओ के लिए कि वो अपनी पॉलिसीज को इन प्लेस रखे। डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं जिसमें प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, जिसमें फाइनेंशियल पॉलिसी है, जिसमें ऑपरेशनल या रिसोर्स मैनेजमेंट पॉलिसी है, जिसमें एचआर पॉलिसीज है, जिसमें मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन पॉलिसीज है, जिसमें रिसोर्स मोबिलाइजेशन पॉलिसी है। तो क्या ख्याल है प्रेम, ये सारी पॉलिसीज बहुत जरूरी है इन प्लेस होना किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए? अदिल, किसी भी एनजीओज़ की इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए ये तमाम पॉलिसीज़ जिसका आपने जिक्र किया ये ना फ़कत ज़रूरी हैं बल्कि ये अब लीगल रिक्वायरमेंट भी है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ हाईलाइट करता चलूँ अदिल कि इन पॉलिसीज़ को बना के कबर्ड में बंद कर देना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। इस पॉलिसीज़ को बना के उसको अमल में लाना पड़ता है, उसको मॉनिटर करना पड़ता है और उसको अपडेट करना पड़ता है। मैं एक इदारा है जिसका यहाँ पे नाम लेना पसंद नहीं करूँगा, लेकिन मैंने पिछले साल उन इदारे के देखा था तो उसके ऑब्जेक्टिव में लिखा था कि वी आर गोइंग टू परसू द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। अब मुझे ये बताएं कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 2015 में ख़त्म हो चुके हैं, हम 2015 के बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहे हैं। लेकिन उस इदारे के 2019 के डॉक्यूमेंट में लिखा था कि आवर प्राइम ऑब्जेक्टिव इज टू रीच द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। अब आप मुझे बताएं कि उस इदारे की पॉलिसीज़ को जब डोनर देखेगा तो उसके तो पैरों के नीचे ज़मीन निकल जाएगी। तो द थिंग इज़ दैट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट to just write down या copy paste the policy and then keep it in a shelf and बवक्त ज़रूरत डोनर को दिखा दे कि जी ये पॉलिसीज हमारे पास हैं। उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड टाइमली अपडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको सॉरी ऐड करना चाहूंगा। बहुत दफा ये भी होता है कि हमने जब पॉलिसीज बनाई होती है, जिस टाइम पे प्रोजेक्ट स्टार्ट किया होता है उस वक्त हम एजुकेशन पे काम कर रहे होते हैं और वक्त के साथ साथ विमेन एम्पावरमेंट भी आ जाता है, क्लाइमेट भी आ जाता है, न्यूट्रिशन भी आ जाता है, बट वो पॉलिसीज में या डॉक्यूमेंटेशन में या एसओपीज में अपडेट नहीं होता, जिसकी वजह से हो सकता है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अपना जो पोटेंशियल है वो अंडरमाइन कर देती है, अंडर कैपेसिटी कर लेती है और वो डोनर को वो सही तरीके से प्रोजेक्ट नहीं कर पाती है, पॉलिसीज ना अपग्रेड ना होने की वजह से या कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन ना होने की वजह से। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी एक इंस्टीट्यूशनल असेसमेंट की एक्सरसाइज हुई थी और उस इंस्टीट्यूशनल असेसमेंट की एक्सरसाइज से पहले जो हमने उनको एक फॉर्मेट भेजा था। हेलो, आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली बहुत लो स्कोर किया था, जबकि वो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो जब हमने उनसे 1-to-1 इंटरव्यू किया और हमसे उनसे डिस्कशन किया कि अच्छा आपके पास ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें, और उस वक्त उन्होंने बताया हाँ ये तमाम चीज़ें हमारे पास प्रैक्टिस हो रही है। तो मैंने कहा भाई अगर आपके पास प्रैक्टिस हो रही है तो बराए मेहरबानी अपनी पॉलिसीज़ को अपडेट करें, बिकॉज आपके पास जो चीज़ें प्रैक्टिस हो रही है, जो चीज़ें आप अप्लाई कर रहे हो, उसको अनटिल एंड अनलेस आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट का ऐसा नहीं बनाएंगे तो इट विल नेवर, डोनर को, आपके पार्टनर को, आपके गवर्नमेंट लाइन डिपार्टमेंट को कभी भी पता नहीं चलेगा कि आप कौन सी एक्टिविटीज़ पे क्या क्या काम कर रहे हो, क्या आपकी अपडेट्स हैं, क्या आपकी प्रोग्रेसेस हैं। तो एज यू मेंशन
सम टाइम ऑर्गेनाइजेशन वक्त के साथ साथ अपनी कैपेसिटी को एनहांस कर रही होती है, लेकिन उस चीज़ों को सिर्फ डॉक्यूमेंट ना करने की वजह से वो बहुत ज़्यादा उनको जो है ना वो लॉस होता है। ऑन द अदर साइड वो बहुत ज़्यादा ऐसी अपॉर्चुनिटी मौजूद होती हैं मार्केट में, जैसे बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो डेफिनेटली होते ही लेट्स सपोज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के हवाले से हैं या जेंडर मैन स्ट्रीमिंग के हवाले से, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में उस तरह की अगर कोई चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं कर रही होती है, तो अनफॉर्चुनेटली उस वक्त आप वो फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी मिस कर देते हैं जो अदरवाइज आपको आराम से मिल सकती थी बाय इफेक्टिवली मैनेजिंग योर स्कोप। यहाँ पे हमने जो स्कोप मैनेजमेंट की यहाँ बात पे की। एक और चीज भी मैं ऐड करना चाहूंगा आपकी इस बात से कि मैंने एक क्लाइंट के लिए ग्रांट लिखी थी, प्रोजेक्ट लिखा था, और मेरी हमेशा आदत होती है कि जब मैं ग्रांट लिखूं किसी के लिए तो मैं उसको अप्रोक्सीमेट स्कोरिंग जरूर कर देता हूँ कि आपको इतने स्कोर मिलेंगे आउट ऑफ 100। तो मैंने उनको जब स्कोरिंग की तो मैंने कहा आपको 82 से ज्यादा मार्क्स नहीं मिल सकते। तो उन्होंने बड़ा रिटेलिएट किया कि भाई तुम कैसे कह सकते हो, हमारी तो सारे काम कंप्लीट है और प्रपोजल भी लिखवाया है और चीजें भी कंप्लीट है। तो मैंने उनको 2-3 बातें बताई। एक बात ये बताई कि जब आरएफपी हम लिख रहे होते हैं या देख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं आरएफपी के अगेंस्ट में जो ग्रांट लिख रहे होते हैं, नंबर 1 मैंने बात बताई कि आपकी जो एनजीओ है वो पीसीपी सर्टिफाइड तो है, लेकिन आपका पीसीपी सर्टिफिकेट जो है वो एक्सपायर हो चुका है, और दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ द मियर नेग्लिजेंस ऑफ द मैनेजमेंट। और वो ग्रांट सबमिट होने में कुछ 3 या 4 दिन रह गए थे, और पीसीबी रिन्यू होने में काफी टाइम लगता है। वो एक पूरा प्रोसेस होता है जो ड्यू डिलिजेंस होता है जिसके थ्रू गुजरते हैं। तो मैंने कहा 10 नंबर तो आपके स्ट्रेट अवे यहाँ पे कट जाएंगे। दूसरी उन्होंने बात की, फिर मैंने उनको कहा कि एक्सपीरियंस में जो है आपके 7 नंबर कटेंगे। कहते हैं वो क्यों कटेंगे मेरे 7 नंबर? मैंने कहा इसलिए कट जाएंगे कि उन्होंने कैटेगोरिकली बोला है कि हमें 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए जो सिंध में काम करता हो, आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो प्रोपोर्शनेटली जो है आपका पाकिस्तान लेवल में भी इतना काम नहीं है और सिंध में भी एक लिमिटेड काम है। सो देन मैंने कहा कि 6 से 7 नंबर यहाँ कटेंगे। ना आप यकीन नहीं करेंगे प्रेम, जब मैंने वो ग्रांट सबमिट करवाई और ग्रांट के रिजल्ट जब आया तो दे क्वालिफाइड दैट ग्रांट, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हुआ ये कि उनके मार्क्स 84 थे। तो कहते हैं कि तुम्हारा जो गेस था वो 82 वाला वो काफी हद तक क्लियर था और काफी हद तक अप्रोक्सीमेटेड नंबर था। तो मैंने कहा वो हम कैलकुलेट ही करते हैं इसी बेसिस पे जो हम ऑर्गेनाइजेशनल असेसमेंट भी कर रहे होते हैं। और आपने भी देखा है प्रेम, हमने जो एक्टिविटीज की हैं उसमें ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि हम बहुत काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वी अप टू द मार्क, लेकिन जब स्कोरिंग पे बात आती है उनके रिपोर्ट कार्ड्स की, दे आर नॉट सेंट। डोनर जब भी चाहता है वो 70-80% चाहता है, और वो उसका प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जो है वो डिपेंड ही उसकी स्कोरिंग पर कर रहा होता है, उसके पोटेंशियल और कैपेसिटी पर कर रहा होता है। तो मुझे यहाँ पे एक बात ये बताइए कि जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल जो होता है वो कितना जरूरी है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए और किसी भी इदारे के लिए, दोनों के लिए। दोनों के अलग अलग होते हैं, एक इदारे का होता है और एक प्रोजेक्ट का होता है स्पेसिफिकली। देखें आदिल, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की जो आपने बात की वो मैं तो इसको इस तरह समझता हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको मिल गई, और इसी अपॉर्चुनिटी को यूज़ करते हुए आपने दूसरी अपॉर्चुनिटी गेन भी करनी है, और आपने इस अपॉर्चुनिटी का जो इम्पैक्ट है वो भी क्रिएट करना है। तो बेसिकली देयर इज़ द डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द ऑर्गेनाइजेशन शोल्डर। एक तो आपको ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त मिली हुई है, जो रिसोर्स मिले हुए हैं, इसको आपने इफेक्टिवली मैनेज करना है, इसका इम्पैक्ट जो है वो आपने ग्राउंड तक क्रिएट करना है, ठीक है। और उसके माइलस्टोन को आपने मेजर करना है कि जी अच्छा हमारा ये माइलस्टोन्स हैं, ये हमारा फंड बजट का बर्न रेट रेशो ये होना चाहिए, हमारा जो है ना वो एक्टिविटी का स्केड्यूल मैनेजमेंट ये होनी चाहिए। एक तो आपको वो सारा काम करना है। सेकेंडली आपको साथ साथ ये भी काम करना है कि इसको हम कितना इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें, मार्केट करें, सोशल मीडिया का यूज़ करें, ताकि इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें फर्दर फंड्स जनरेट करने में हेल्प करे। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता चलूँ कि एक इदारा है जिसके हमने इंस्टीट्यूशनल असेसमेंट की लास्ट मंथ जो हम करते रहे हैं। अब उस इदारे का बहुत ही बेहतरीन काम है। उस इदारे ने हर वो माइलस्टोन अचीव किया था जो उस प्रोजेक्ट के अंदर लिखा हुआ था। पूरी जो है ना वो उन्होंने ग्राउंड पे जाके इम्प्लीमेंट किया था, उन्होंने जो है ना वो रिसोर्सेज को ट्रांसपेरेंटली यूज़ किया था, उन्होंने इम्पैक्ट जनरेट किया था, उन्होंने बच्चियों को एनरोल करवाया था। लेकिन सिर्फ एक एरिया था कि वो अपनी तमाम प्रोग्रेस को इफेक्टिवली सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, मेनस्ट्रीम मीडिया पे, कम्युनिकेशन में, रिपोर्ट्स में, न्यूज़लेटर में, सक्सेस स्टोरीज में वो शो नहीं कर पा रहे थे। उनका जो कम्युनिकेशन एंड विजिबिलिटी एलिमेंट था वो बहुत ज़्यादा वीक था। तो हुआ ये कि जो डोनर है उसने
एट द एंड ऑफ द डे ये तो कहा कि जी आपने ये बहुत अच्छा काम किया, बहुत ज़बरदस्त, बेहतरीन, लेकिन इसकी सोशल मीडिया और विजिबिलिटी बहुत कम थी, तो लिहाजा आप जो है ना, हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम आपके साथ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये भी है कि आपकी कम्युनिकेशन मैनेजमेंट कितनी एक्टिव है, आपकी सोशल एंड डिजिटल मीडिया कितनी एक्टिव है, क्या वो आपकी जो एफर्ट्स है वो नए फंड रेजिंग के आपके लिए दरवाजे खोल रही है या नहीं खोल रही। तो यहाँ पे अदिल प्लीज अलाउ मी टू शेयर माय अदर गुड न्यूज़ विद द बिल्कुल बिल्कुल पार्टिसिपेंट्स। बिल्कुल। अच्छा, जो दूसरी गुड न्यूज़ हमारे पार्टिसिपेंट के लिए वो ये है कि हम 4th एंड 5th नवंबर को कराची में फंड रेजिंग की एक ट्रेनिंग कर रहे हैं, और वो फंड रेजिंग की ट्रेनिंग जो है वो कराची में स्पेशली डिज़ाइन फॉर द स्टार्टअप्स एज वेल एज द सोशल डेवलपमेंट सेक्टर प्रोफेशनल्स के लिए है। वो मिड लेवल प्रोफेशनल्स हैं, और हम इस वक्त जो स्टार्टअप्स हैं, जितने भी स्टार्टअप्स अगर वो हमारी इस 4 और 5 नवंबर की कराची के फंड रेजिंग में शामिल होंगे, जो कि 2 days का इवेंट है, so we are providing the 50% discount to the startups, and those are the social development organizations, हम उनको 30% का जो है वो डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं फॉर दिस थिंग। और अगर जो इदारे हमारे पंजाब के, केपी के या इस्लामाबाद से हमें सुन रहे हैं, तो हम यही सेम फंड रेजिंग इफेक्टिव फंड रेजिंग का जो कोर्स है वो 16 and 17 को इस्लामाबाद में कर रहे हैं। So if you would like to register and you want to gain more resources for your organization, for your startup, you are facing the difficulty in the fundraising, in the grants proposal writing, this is the ideal course. And यहाँ पे मैं एक चीज़ यहाँ हाईलाइट ज़रूर करना चाह रहा हूँ कि ये जो है ना, वो इस सिचुएशन में, जो कोविड रिलेटेड सिचुएशन में, जो स्मॉल कॉन्सेप्ट नोट बेस्ड फंडिंग्स होती है, जो कोलैबोरेटिव बेस्ड फंडिंग होती है, जो स्पॉन्सरशिप बेस्ड फंडिंग होती है, तो उसके जो स्पेशल टैक्टिक्स और स्पेशल सेशंस हमने इसमें ऐड किए हुए हैं। और इसमें हम जो हम क्या कहते हैं, आपको वो टेम्पलेट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस उस टेम्पलेट्स को जैसे यूएसएड के, यूएन के, डिफिड के, इन ऑर्गेनाइजेशन के जो टेम्पलेट्स हैं, सो वी आर डेफिनेटली प्रोवाइडिंग दीज प्रोग्राम्स। पढ़ाओ सबक के ईमेल एड्रेस मौजूद है, यहाँ पे आप अपनी रजिस्ट्रेशन भेज सकते हैं। आप लेट्स इंस्पायर का जो है ना वो रेफरेंस डालेंगे, तो वी डेफिनेटली नो कि आपने हमारी ये वीडियो सीरीज देखने के बाद अप्लाई किया है, एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर 50% डिस्काउंट इफ यू आर स्टार्टअप। और हमारे पास ये आखिरी जो है वो 5 सीट्स रह गई हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो अभी ही इनबॉक्स करे एज सून एज पॉसिबल, ताकि टीम आपको जल्द से जल्द कांटेक्ट करे। और ये प्राइसिंग सिर्फ जो है ये लेट्स इंस्पायर सीरीज के व्यूअर्स के लिए है, जो कि प्रेम ने एक ट्रीट दी है। नादिया ने यहाँ पे एक मैसेज भेजा है, आई मिस द फर्स्ट गुड न्यूज, कैन यू रिपीट इट प्लीज। जी डेफिनेटली मिस नादिया, जो पहली न्यूज़ थी वो ये थी कि जितने भी इधर बिजनेस स्टार्टअप्स हैं या फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सोशल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज बिजनेस स्टार्टअप्स को हम फ्री इंस्टीट्यूशनल असेसमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। और वो इंस्टीट्यूशनल असेसमेंट है एक सॉर्ट ऑफ चेकलिस्ट है, जिसके ऊपर हम आपकी ऑर्गेनाइजेशन का आपके साथ 1-to-1 इंटरव्यू करते हैं, और वी ट्राई टू कम अप विद असेसमेंट एरियाज। और उस असेसमेंट एरियाज के बेसिस पे हम आपको एक रिपोर्ट कार्ड प्रोवाइड करते हैं, जो आपको एक एक्चुअली रोड मैप प्रोवाइड करेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त कहाँ खड़ी है और उसके लिए आगे वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। तो दैट वाज द फर्स्ट गुड न्यूज़। एंड द सेकंड गुड न्यूज़ इज दैट फंड रेजिंग, सो हाउ यू कैन एक्चुअली जनरेट द रिसोर्सेज फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। कोविड की वजह से हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए हमने ऑलरेडी बड़ी लिमिटेड सीट्स रखी हुई हैं, और जैसे अदिल ने कहा कि वी हैव लास्ट 5 स्लॉट्स फॉर द कराची, सो प्लीज इट्स जस्ट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। भी हमारी रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी जल्दी आ रही है, उसमें भी कुछ 6 से 7 स्लॉट्स रह गए, कुछ ज्यादा नहीं बाकी है इस्लामाबाद में भी। which probably we are doing it on November 16th and 17th. सो हमने अदिल इफेक्टिव मैनेजमेंट की बात की। मेरे ख्याल से यहाँ पे जो लास्ट चीज़ है जिसको कुछ इदारे बहुत खूबसूरती के साथ कर रहे हैं, लेकिन जो न्यू एंड एमर्जिंग ऑर्गेनाइजेशंस है वो इस एस्पेक्ट को थोड़ा सा मिस कर देते हैं। वो एस्पेक्ट है कम्युनिटी की एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, कम्युनिटी का इम्पैक्ट मैनेजमेंट। तो समटाइम्स ये होता है कि आप कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा काम करते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे डोनर जब वहाँ पे फाइनल एवेल्यूशन करने जाता है तो कम्युनिटी आपका उस तरह इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देती। उसकी वजह ये कि वहाँ पे कम्युनिटी की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी और आपने उन एक्सपेक्टेशन को सही मैनेज नहीं किया था, या फिर कम्युनिटी ऐसी अनयूजुअल सी या ऐसी जो है ना वो मनगढ़ंत चीज़ें कह देती है जो आपने कभी वहाँ पे इम्प्लीमेंट भी नहीं की। तो समटाइम्स ये कि कम्युनिटी आपके लिए बहुत बड़ा चढ़ा के बातें करती है, और समटाइम जो है ना कम्युनिटी आपके काम को बहुत ज़्यादा अंडरमाइन करती है। तो वहाँ से डोनर को एक रिफ्लेक्शन ये मिलता है
कि आपने कम्युनिटी की एक्सपेक्टेशन को, कम्युनिटी के इम्पैक्ट को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया, प्रॉपरली काउंसिल नहीं किया, प्रॉपरली गवर्न नहीं किया. तो आई थिंक दैट इज अ वन एरिया विच इज neglected for the many organizations, and it is very important again. तो यहाँ पे एक दोबारा मैं जो कि टीचर भी हूँ तो थोड़ा एक आदत भी है रिकैप की, वो ये कि हमने पहले बात की टेक्सोनॉमी ऑफ प्लान की, उसके बाद हमने बात की ह्यूमन रिसोर्स की, उसके बाद आपने आदिल एक जो फ्रेमवर्क बताया 4 पॉइंट्स का, and then we talked about the transparency and the financial management of the organization And और the governance. एंड द गवर्नेंस, जो बोर्ड गवर्नेंस जिसमें आ जाती है, और उसके बाद हमने स्कोप मैनेजमेंट की बात की, और आखिर अभी हमने बात की है कम्युनिटी में इम्पैक्ट मैनेजमेंट की. हमने थोड़ा बहुत टच बेस किया था कम्युनिकेशन मैनेजमेंट को भी. तो ये ओवरऑल डिफरेंट एलिमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के. इस पर ऑफ कोर्स एक बहुत ही जिसको कहते हैं ना कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग है, 2-3 दिन का एक पूरा कोर्स है, वो हो सकता है, बट डेफिनेटली 48 मिनट में जितना बताया जा सकता है. तो आई थिंक दैट्स व्हाट वी ट्राई टू डू. Adil, if you would बिल्कुल like to बिल्कुल, आपने तो अपनी गाड़ी जो है वो 4th गियर में ले गए थे आप. यहाँ पे कुछ और मैसेजेस आए, मैं लेता चलूँ. अंजुम गफूर गफारी साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम अंजुम साहब. आप जैसे व्यूअर्स हमारे हैं जो इस प्रोग्राम को देखते हैं, हम कोशिश करें हम उसको चेंज ला सकें. तबस्सुम राशिद खोसो कहती हैं ग्रेट प्रेम सागर. आपकी मेरे ख्याल है फैन फॉलोअर है कोई तबस्सुम. जी मेरे ख्याल से तबस्सुम आपकी भी फैन फॉलोअर है, लेकिन आपका नाम लिखना शायद भूल गई है या दूसरे मुझे मैसेज हटा आपके दिया लिए. तबस्सुम ने एक्चुअली. So definitely that is all the inspiration, as I said, which we get from the viewers, and it's aspire to inspire before you expire. It's actually the sort of the process. बिल्कुल बिल्कुल. आज का आई एम श्योर व्यूअर्स आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा. जो हमने बात की इफेक्टिव एनजीओ मैनेजमेंट की हमने बात की, और हमने ओवरऑल बहुत टेक्सोनॉमी से स्टार्ट करते करते और हम जो कंक्लूड हमने किया अपना सेशन वो इस पे किया है कि बहुत ज़रूरी है किसी भी इदारे को अपने सारे प्रोसेसेस को, पॉलिसीज़ को चेक करना, गवर्नेंस को चेक करना, एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो है जहाँ पे हम बात करते हैं अपने फ्रेमवर्क की, और फ्रेमवर्क शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली एंड अल्टीमेटली योर प्रोजेक्ट साइकिल. तो प्रेम, कोई लास्ट वन वर्ड, कोई कमेंट देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए बिफोर वी रैप अप? मैं एक लास्ट वन वर्ड कमेंट यही देना चाहता हूँ कि चाहे आप 2 लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी लाएं या 20 लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी लाएं या 2 मिलियन लोगों की बेहतरी, लेकिन आपके पास जो गवर्नेंस और मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ट्रांसपेरेंसी को, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी को, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के इम्पैक्ट को जो है वो एनहांस करे, उसको इम्प्रोवाइज़ करे, उसको शाइन करे. सेकेंडली, ये तमाम चीज़ें जो है वो सीखी जा सकती हैं, ये तमाम चीज़ें इम्प्रूव की जा सकती हैं. इन तमाम चीज़ों के लिए मार्केट में मेंटोर्स मौजूद हैं, मार्केट में आपके जो है ना वो कोचेज़ मौजूद हैं, उनको रीच आउट करें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली मैनेजमेंट करें. और आपको कहीं पे भी लगता है कि अगर आईलीड या पड़ाव सबक आपको किसी भी स्टेज पे फैसिलिटेट और सपोर्ट कर सकते हैं, तो वी आर डेफिनेटली ऑलवेज हियर टू हेल्प यू. और आखिर में ऑफ कोर्स आज ईद मिलादुल नबी है, तो आप तमाम लोगों को मैं दिल की गहराइयों से ईद मिलादुल नबी की मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ. एंड थैंक यू वेरी मच, आपने एंगेज किया. इट्स रियली वंडरफुल गेटिंग बैक. जी, कुछ और मैसेजेस आए. आपके फैन फॉलोअर्स प्रेम बढ़ते जा रहे हैं इस सीरीज से. मंसूर सरवर कहते हैं आई एम ऑल्सो अ फैन ऑफ प्रेम सागर. आई एम श्योर ही इज अ वो वाला फैन, नॉट अ जीएफसी फैन. सो इसके बाद तबस्सुम का मैसेज आया दोबारा से, कहती है दैट्स व्हाई अदील दरवेश रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज मी. अच्छा, ये वही वाली तबस्सुम है जो है ना गर्ल्स लीडरशिप प्रोग्राम आई गेस कर रही थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सनम की she is a wonderful woman leader and she is again inspiring. सॉरी, मैं आपको रिकॉग्नाइज करना भूल गया. अब मुझे याद आ गया, डिफेंस फेज 2 वाले ऑफिस है जो प्रेम का था. आई एम श्योर तबस्सुम आप खैरियत से होंगी. माजरत कि आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर सका, यहाँ पे आपका एक्चुअली पूरा नाम सामने था. सो आई होप यू आर हैविंग गुड टाइम. और बहुत आर वंडरफुल वो कह रही हैं. चलें, थैंक यू सो मच, आप भी बहुत अच्छी हैं. Abbas is saying Prem uncle is great. He is saying I will tell Ashley. Thank you so much. Thank you Tabassum for all the honor, and thank you Mansoor, and thank you audience आपके सुनने का, आपके engage होने का, and it was really wonderful connecting. So enjoy the birthday of PC upon him, and remember us in your prayers. And if you believe there is anything we can bring improvement in your projects, in your organization, in your professional skills, we are always there. Feel free to reach out.
and definitely we will be there to support you. iLead and Padhao Sabak has always been in this domain. जी बिल्कुल। आखिर में जाने से पहले मैं अपना रैप अप करता चलूं। आई एम श्योर आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। आज हमने बात की एनजीओ मैनेजमेंट के ऊपर कि किस तरह से इफेक्टिवली एनजीओ को मैनेज करते हैं और प्रोसेसेस उसके क्या हैं, साइकिल क्या है, मोर इम्पोर्टेंटली रिजल्ट सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि अच्छा होना चाहिए प्रोजेक्ट का, बट रिजल्ट की प्रोजेक्शन और मोर इम्पोर्टेंटली मजीद फंड जनरेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे प्रेम ने बात की, हम इंस्टीट्यूशनल असेसमेंट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मोर इम्पोर्टेंटली जो कुछ और एक्टिविटीज़ कंसल्टेशंस कर रहे होते हैं, अगर आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन का करवाना है तो आप बिल्कुल हमें भेज सकते हैं अपनी क्यूरी। आपकी क्यूरी भेजने का तरीका है इट्स padhaosabakpk@gmail.com। मेरे फेसबुक आईडी पे भी भेज सकते हैं, इट्स ADEIL_DURVESH। प्रेम के आईडी पे भी भेज सकते हैं, इट्स PREMSAGAR प्रेम सागर, या iLead के पेज पे भेज सकते हैं। वी आर जस्ट टू फेसेस ऑफ वन कॉइन। आप मुझे भेजें, प्रेम को भेजें, हम बिल्कुल आपकी मदद करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जाने से पहले हमारे पास आखिरी कुछ सेलेक्टिव स्लॉट्स बाकी हैं 5 फंड रेजिंग मास्टर क्लास के। अगर आप सोशल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हैं या फिर आप जो है एनजीओ हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप जल्द से जल्द रजिस्टर कराएं, अपने ईमेल भेजें या हमें इनबॉक्स भेजें बिफोर द सीट्स आर हुक्ड अप। एंड फिर हमें नहीं कहिएगा कि ये डील हम क्यों नहीं लेकर आए। ये डील सिर्फ हमारे लेट्स इंस्पायर व्यूअर्स के लिए है, जो कि 50% ऑफ हम दे रहे हैं। ये कमिंग वेंसडे एंड कमिंग थर्सडे को ये प्रोग्राम है। सो आई एम श्योर आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। यहाँ पे कुछ 2 मैसेजेस आए। तबस्सुम कहती हैं कि थैंक्स प्रेम सागर, यू आर माय मेंटोर। आप मेंटोर हैं तबस्सुम के। और साथ साथ उन्होंने कहा है कि गुड जॉब गाइस, थैंक यू सो मच तबस्सुम। आई एम श्योर वी are trying our level best to contribute to the society. Nadia ne kaha hai, please do share the recording of the session as well. It will be available on the Padhao Sabak page and kya naam hai, iLead page. And more importantly, it will be available on the Padhao Sabak YouTube channel as well. आप बिल्कुल वहाँ से recording ले सकते हैं और जो आपने मिस की हैं बातें वो आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। We'll catch you next Friday. अब हम इसको फोर्टनाइटली नहीं कर रहे हैं, हम इसको अब वीकली कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहा कि आप लोगों से दूरी बहुत हो गई, अब हमसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, राइट प्रेम? सो आखिर में जाने से पहले आप अपना वो स्टेटमेंट बोल दें जो आपका पावर पॉइंट स्टेटमेंट है। Thank you very much, Adil, and thank you very much, audience. And in the last, I would say, aspire to inspire before you expire. And Absolutely, before you expire. उम्मीद है आपका प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। We'll catch you inshallah next Friday at 9:30 on the same channel of Padhao Sabak. Goodbye, God bless, and Pakistan Zindabad. Assalamu alaikum, Pakistan Zindabad. Walaikum assalam.